हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज फिर से हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 7th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक का शायद लास्ट लेक्चर, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, इसके बाद एक लेक्चर और आ जाएगा, हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश की गति, या गतिमान आवेश या कण भी कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण की गति। ठीक है, हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण की गति। इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, हम लॉरेंज बल जिसको हमने बताया था QVB sin थीटा, हमने आपको क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र में एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। किसी भी गतिमान आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। उस बल से ही यहाँ पर हम आपको ये चीज़ समझाएंगे कैसे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश गति करता है, आवेशित कण की गति, आवेश कण कैसे गति करता है। ठीक है, आवेशित कण की गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गति। नहीं, यहाँ पे आवेशित कण लिख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, आवेशित कण की गति। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। जिस चीज़ को मैं बताऊंगा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम ब्लू से बनाते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र को, या मान लीजिए ये हमारा ब्लैक से बनाते हैं, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, पहले हम क्या करते, नहीं ठीक है, ये हमारा क्या बना रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद से हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र में भी आवेशित कण की गति। अब देखिएगा, पहला कंडीशन हम देते हैं कब, कि जब कोई आवेशित कण, क्या मैंने बोला, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर है और गतिमान आवेश भी आवेशित कण भी किधर गति करे, इधर ही गति करे। जब कोई आवेशित कण, ठीक है, पहला मैं ले रहा हूं टॉपिक, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे। अब समझिएगा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल हमारा क्या होता है, F = QVB sin थीटा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये साइन थीटा, ये थीटा यहां पर क्या है, V, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, कोण है। अब समांतर है तो समांतर है मतलब थीटा = यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, FQVB sin 0 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अर्थात जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर तो कोई बल कार्य ही नहीं करेगा। जब कोई बल कार्य ही नहीं करेगा तो गति कैसी करेगी, जैसी वो गति कर रही थी उसी प्रकार वो गति करती रह जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई गतिमान आवेशित कण ऐसी गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही अंदर की तरफ है तो समांतर हो गया। तो अगर ये भी गति कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे गतिमान आवेशित कण जिस प्रकार गति कर रहा था वो उस प्रकार ही गति करता रह जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा पहला पॉइंट था। चलिए अब इसको मिरेज करते हैं। अब आ गया इसका सबसे इम्पोर्टेंट वाला दूसरा
दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा क्या आ गया कि दूसरा वाला, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के क्या मैंने बोला, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, समझिए यहाँ पे भी इसको ध्यान से, अर्थात हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, हमारा आवेश ऐसे गति करे, ठीक है, आवेश हमारा क्या करे, ऐसे गति करे। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये देखिएगा, पहले इस स्थिति में देखिए क्या होगा कि बल क्या लगेगा, अब लारेंज बल लगेगा, इस पर भी कुछ ना कुछ लारेंज बल लगेगा, तो हाँ लगेगा। तो हम जानते हैं F = QVB साइन थीटा, ये यहाँ पे साइन थीटा = क्या है, QVB, और साइन थीटा = क्योंकि लंबवत है तो 90 डिग्री, अर्थात QVB, अर्थात इस आवेशित कण पर इतना बल कार्य करेगा। जब किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लीजिए देखिए पहले वाले में समांतर तो बल नहीं कार्य करता है, अब मान लीजिए ऐसे चल रहा है, हम इसको ऐसे बल दे रहे हैं, तो इसकी दिशा तो परिवर्तित होगी ना, अर्थात इसकी दिशा परिवर्तित होगी, मतलब वेग परिवर्तित होगा। अब देखिए, तो लंबवत गति करता है, तो इस स्थिति में कैसा गति करेगा, ये देखिए, यही चीज़ हमको बताना है। देखिए ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बल कार्य करेगा, फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे बल कार्य करेगा, अर्थात ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे मान लीजिए आता है, इसको हम थोड़ा नीचे से गति करवाते हैं, यहाँ से, ये ऐसे आएगा तो आपका आता आता कुछ ऐसे आएगा, तो कुछ ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये कुछ वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ये देखिए आप, ये क्या करेगा, कुछ वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, क्योंकि इसकी भी दिशा विपरीत हो जाएगी। अरे जैसे जैसे आएगा बल ऊपर की ओर लगता जाएगा, तो ये इस प्रकार गति करेगा। बल कितना लगेगा, F = QVB, समझिएगा इसको ध्यान से, बल कितना लग रहा है, F = QVB। मैं बताऊंगा बल की दिशा कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ा एक मिनट, पहले इस चीज को समझे। ये बल क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो ये वृत्त के पथ पर गति करने लगेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। तो अब आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कितने वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। चलिए अब देखिए यहाँ से, QVB साइन थीटा, इस पर बल लग रहा है, यह बल क्या उसको कर रहा है, बल नहीं लगता तो आवेश क्या करता, सीधे निकल जाता। यह बल लग रहा है, अर्थात जिसके कारण ये वृत्ताकार गति कर रहा है। तो जब ये वृत्ताकार गति कर रहा है, अर्थात इसके ऊपर कोई अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, तो हाँ अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा तो ये बल किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। QVB = हम क्या लिख सकते हैं, या यहाँ से देखिए आप, F = mv²r, स्मॉल m होगा वहाँ पे, स्मॉल m, mv²r। तो ये बल क्या है, ये बल F = QVB, यही बल ना इसको प्रदान कर रहा है, अभिकेंद्र बल तो यही बल प्रदान कर रहा है, F = QVB, जिससे वृत्तागति कर रहा है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, R = हम लिख सकते हैं mv²/QVB, एक v से एक v काट सकते हैं, तो आ सकता है हमारा mv/QB। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ बना, इसको लिख लीजिएगा, R = mv/QB, इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ रहे ना, अगर हमसे पूछेगा तो F = ये हमारे इतने त्रिज्या में क्या करेगा, गति करेगा। समझ में आया कि नहीं चीज़, जो मैंने आपको समझाया चला, पहले उसको समझना जरूरी था, ठीक है। अब इसको हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं, यही मेन था, हमको बस इतना ही करना था। समझ में आया कि नहीं आया, जब यह लंबवत प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर ये बल कार्य 90 डिग्री कौन जाएगा, तो QV बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये वृत्तागति पथ पर गति करने लगता है। अब जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो इसके अंदर कुछ अभिकेंद्र बल होगा, जिसके कारण ये वृत्तीय गति करेगा, और इसी बल के कारण ये वृत्तीय गति कर रहा है, अर्थात यही बल क्या है, अभिकेंद्र बल है।
जब यही अभिकेंद्र बल है तो यहाँ से अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है रख के यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वी की वैल्यू दिया हुआ है, जैसे आपको v की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, v की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, k इक्वल टू में जानते हैं कि हाफ mv² गति ऊर्जा की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2k, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल टू 2k/m²। यहाँ से भी आप फिर v की वैल्यू यहाँ पे अगर रख दें तो हमारा जाएगा r इक्वल टू 2m के, क्योंकि एक नीचे भी m है तो कट जाएगा, 2m के में QB। ऐसे भी आप एक फार्मूला बन गया। ऐसे ठीक है, आप कई प्रकार से फार्मूला बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे m स्मॉल हम नहीं लिख रहे हैं, m यहाँ पे स्मॉल होगा। फिर E इक्वल टू K इक्वल टू EV भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते हैं ना, जानते हैं ना, 2m EV भी लिख सकते हैं क्योंकि K इक्वल टू EV होता है ना, या QB भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहें तो इसको QV भी लिख सकते हैं, तो ये Q से Q कट जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। कई प्रकार से फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, यही मेरा आपको समझाने का अर्थ था। देखिए पहली स्थिति हमने क्या समझी, 0 डिग्री पर ऐसे ही निकल जाएगा। 90 अंश का अगर कण कैसे गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश कोण बना गति करे तो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, mv/qb। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट पर हम आते हैं। अब देखिए अगला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए बोल दे कि लंबवत गति ना करे, कुछ अंश के कोण पर करे, कुछ अंश के कोण पर, कुछ अंश के कोण पर क्या करे, गति करे। कुछ अंश के कोण पर जब गति करने की बात, क्या बोल रहा है, कुछ अंश के कोण पर गति करे, अर्थात ये लंबवत गति नहीं करेगा। तो ये लंबवत गति नहीं करेगा तो स्थिति में देखिए थोड़ा सा बदल जाएगा गेम। लंबवत कर रहा था तो दिशा ऐसी होती जा रही थी, अब लंबवत वृत्ताकार तो गति होगी, लेकिन अब यहाँ पे कुंडलीकार होती जाएगी, ये कुंडली की तरह ऐसे ऐसे ऐसे, इसी में कुंडली नुमा गति होगी। बस इसमें एक पूछता है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है कि मैं बता दे रहा हूँ, अगर बोल दे कुछ अंश पर, 0 अंश पे आपके सिलेबस में 90 अंश वाला भी है, अगर बोल दे कुछ कोण पर गति करे, ठीक है, तो उसकी गति कैसे होगी। जो बोलते 35 अंश के कोण पे कि चुंबकीय क्षेत्र से 35 अंश का कोण बनाता हुआ कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी, तो उसकी गति कुंडली की आकृति की होगी, ठीक है, कुंडलीकृत होगी, ठीक है। पहला अगर 0 डिग्री प्रवेश करे उसकी गति वैसी ही होगी। दूसरा अगर चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई आवेशित कण प्रवेश करे तो उसकी गति कैसे हो जाएगी, वृत्ताकार हो जाएगी। अगर 30, 35, 40 अंश या अन्य किसी कोण पर प्रवेश करे तो उसकी गति कैसी होगी, कुंडलीकृत आकृति की होगी। चलिए इसको याद रखिएगा। हम बात करेंगे, अब चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ऐसे तो मुझे बता देना चाहिए था वही, लेकिन मैं इसको लेके रखा हुआ था क्योंकि आपकी बुक में भी इसको यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको मैं लेके रखा हुआ, तो यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो दोनों हमेशा डिफरेंस आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसे होती है। चुंबकीय क्षेत्र फिर से लिख दिया ना, ये वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में, सारे दूर हो गया थोड़ा सा, ये अब सही है। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो वैद्युत क्षेत्र तो बहुत अलग है चुंबकीय क्षेत्र से। क्यों, अब मान लीजिए आप पूछ सकते हैं क्यों अलग है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें बस 2 ही कंडीशन हो सकती है। एक, मान लीजिए ये प्लेट है हमारा, ये माइनस 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 है, और ये एक हमारा क्या हो गया, प्लस 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 प्लस। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धन से ऋण की ओर होगा, कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इसी प्रकार कुछ होगा। अब इसमें तो समांतर प्रवेश नहीं कर सकता है, कैसे समांतर करेगी, तो प्लेट ही है, प्रवेश ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, तो दोनों के कोण सेम ही होगा।
तो इसमें कंडीशन एक ही है, कंडीशन क्या है, एक ही है। और हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है कि मतलब बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, नहीं पढ़ा भाई। गति करता है कोई तो उसमें हमने पढ़ा था, कोई कण गति करता है तो उसके ऊपर बल लगता है, लेकिन इसमें तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें हमने ये पढ़ा है कि एक विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर इसमें आवेशित कण प्रवेश करता है, मान लीजिए इसमें धनात्मक आवेशित कण क्या करता है, प्रवेश करता है, गति करता है, वो प्रवेश करता है। मैंने माना यहाँ पे ये धनात्मक आवेशित कण मान लीजिए है, इसको मान लीजिए आप, ये कण है हमारा धनात्मक आवेशित है। तो अगर ये प्रवेश करता है तो ये धीमे 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 कुछ ऐसा इसका पथ होगा, ऋण की ओर आकर्षित होता जाएगा। धनात्मक आवेशित कण है, ये कण क्या है हमारा, कण धनात्मक आवेशित है। ठीक है, कण क्या है हमारा, कण धनात्मक, फिर से बता रहा हूं, कण यहाँ पे हमारा क्या है, धनात्मक आवेशित है। ये विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब कण धनात्मक आवेशित है, ऋण की ओर आकर्षित होता जाएगा। अब हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि ये पथ की आकृति कैसी होगी। अब बताइए भाई, पथ की आकृति कैसी होगी। तो देखिए, इस पर एक बल लगेगा जो कि बल है आकर्षण बल, जो क्या होगा, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र आपका ई है, ठीक है, और मान लीजिए एक कण क्या है, क्यू है। तो इस पर बल क्या कार्य करेगा, इस पर बल कार्य करेगा F = QE, बल कार्य करेगा। मैंने बोला हाँ बल कार्य करेगा। हम जानते हैं बल = होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं, F = QE/m। मैं नहीं बोला, सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, गति कितने प्रकार की होती है। तो गति दो प्रकार की होती है। ये भैया देखो, दो प्रकार की गति कर रहा है ना। एक तो गति होती है मतलब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। दो प्रकार से गति किया जा सकता है। तो हाँ भैया किया जा सकता है, एक एक्स एक्सिस में किया जा सकता है, एक वाई एक्सिस में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी गति देखिए, ये गति वाई एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस में भी है, और ये जो ऊपर जा रहा है ऐसे, ये तो वाई एक्सिस में गति करने लगा। मतलब इसकी दो गतियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स एक्सिस में इसकी गति। ठीक है, एक्स एक्सिस में इसकी गति कितनी दूरी एक्स एक्सिस में तय कर रहा है। एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी, एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी हम जानते हैं सिंपली, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। सबने बोला हाँ होता है, मैंने बोला, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। डिस्टेंस इक्वल टू नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए v वेग से प्रवेश कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू, मान लीजिए x दूरी चला x अक्ष पर, तो ये x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब हम बात करते हैं y अक्ष की दूरी कितनी तय करेगा। y अक्ष पर तय की गई दूरी, मान लीजिए ये दूरी क्या हो गई, x हो गई, और ये दूरी क्या हो गई, y हो गई। अब हम बात करेंगे y अक्ष पर तय की गई दूरी के बारे में। अब y अक्ष पर ये कितनी दूरी कितना करेगा, अब ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो त्वरण नहीं लग रहा था इसलिए हम ऐसे निकाल दिए, लेकिन इस एक्सिस पर तो इतना त्वरण लग रहा है ना, तो ये तो सिंपल फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, नहीं आएगा भैया, क्योंकि हम यहाँ पर वही चीज, भैया एक्स एक्सिस पे तो कोई बल नहीं लग रहा है ना। देखिए एक्स एक्सिस पे कोई बल नहीं लग रहा है, त्वरण तो एक समान वेग से क्या करेगा, एक्सिस पे गति करेगा, तो इसको तो हम सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन वाई एक्सिस पे तो त्वरण लग रहा है, तो इसको तो सिंपल फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। तो हम जानते हैं कि एक समान वेग को ही, एक समान गति करते हुए कण को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, न्यूटन वाला समीकरण आएगा, क्या, S = U+AT। क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, Y = U+12AT²। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। यहाँ पे =0 तो आ जाएगा हमारा ½ AT²।
अब क्या किया जाए, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो हाँ, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, रख देते हैं। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, और यहाँ से टी की वैल्यू भी रख देते हैं, तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख देता हूँ। हाफ ए की वैल्यू क्या हो गई, क्यू ई बाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा जो आया है, y इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन में एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर या y इक्वल टू ax स्क्वायर, ऐसा कुछ आपने देखा है, या 4ax स्क्वायर, ये परवलय का समीकरण होता है। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए, आप 11th में पढ़ते। परवलय का ही समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें एक घात क्या होती है, एक घात जो होती है स्क्वायर होता है और एक घात सिंपली होता है। तो ये तो परवलय की समीकरण की आकृति की है, अर्थात आवेशित कण कैसी गति करेगी, परवलयाकार करेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में कि दिखाइए कि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार गति करेगी। तो आप इसको ऐसे ही करके दिखाएंगे, दिखाइए कि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में परवलयाकार गति करेगी। इसके बाद हम लिख देंगे y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि परवलय का समीकरण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि परवलय का समीकरण, नहीं इतना नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि ये परवलय के समीकरण के सदिश है, अतः समीकरण के सदिश है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, अतः ये क्या करेगा, परवलयाकार गति करेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र में तो एक बल लगता है जिसे लॉरेंट बल कहते हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में कोई बल नहीं लगता है। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ये धनात्मक आवेश था और ये ऋणात्मक आवेश था, तो ऋणात्मक वाला धनात्मक को आकर्षित करेगा, तो धीरे धीरे बढ़ गया। ये बढ़ने के साथ साथ कुछ दूरी एक्स एक्सिस पे भी चला, कुछ दूरी वाई एक्सिस पे भी चला। अब हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी निकाल ली, उसके बाद वाई एक्सिस पे चली गई दूरी निकाल दी। जब हमने वाई एक्सिस पर दूरी निकाला और उसमें सारे टर्म पुट किए, तो हमने पाया कि इसका समीकरण कैसा है, तो परवलय की आकृति का समीकरण है, अर्थात ये कैसी गति करेगा, तो ये परवलयाकार गति करेगा। यही आपको बताना था। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, ये सब ओरल में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मुंह जबानी भी याद रखें, तो प्रूफ करने से याद रखें, और एक मुंह जबानी भी याद रखें। ये सब याद रखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर सब वहाँ आते अपने टॉपिक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र वाले के बारे में, कि ये भी इंपॉर्टेंट था ना, इसी में है, इसी में इसके साथ दोनों का एक साथ दिया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या निकालना सीखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने से संबंधित हमारे पास 2 नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने से संबंधित हमारे पास कितने नियम हैं, तो सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, 2 नियम हैं। पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, और दूसरा हमारा फैराडे के बाएं हाथ का नियम,
ये देखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसका डिफिनीशन लिखूंगा, आप अपने बुक से याद करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, मुझसे, मैं अपनी स्वयं की बात आपको बता रहा हूँ, मुझसे प्रैक्टिकल में क्या पूछा एग्जामिनर ने कि बताइए कि फैराडे के दाएं हाथ का हथेली का नहीं, दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 1 क्या बताता है और दाएं हाथ के हथेली का नंबर 2 क्या बताता है। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि दाएं हाथ के हथेली का नियम हमें क्या बताया, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है, जबकि दाएं हाथ की हथेली का नियम हमें क्या, चुंबकीय बल के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, मैंने क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। किसके बल की दिशा, अच्छा, गतिमान आवेश ना, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, मतलब गतिमान आवेश, धारावाही चालक पर बल की दिशा को बताएगा, याद रखिएगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। हथेली नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक उसी प्रकार फैराडे के दाएं हाथ का नियम हमें क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। जबकि बाएं हाथ का नियम हमें क्या बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाएं हाथ का नियम हमें क्या बताता है, बाएं हाथ का नियम बताता है किसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है क्या, फैराडे के बाएं हाथ का नियम। अब नियम क्या होता है इसको समझिए। पहले मैं बताता हूँ, बात करते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 के बारे में। अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला लें कि हमारे चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा हमारा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो हमारे हथेली के धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। कैसे, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चारों अंगुलियों की दिशा में हो, धारा अंगूठे की दिशा में हो, तो धक्का देने की दिशा में क्या होगा, बल की दिशा होगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, तो बल किधर होगा, ऊपर साइड में। ठीक है, मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा, अलग से इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए फैराडे के बाएं हाथ का नियम। अब फैराडे के बाएं हाथ का नियम ऐसे कर लीजिए, अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर हो, अगर हम अपनी तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैला लें कि तीनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएं, तो नीचे की उंगली तथा यदि इस दशा में नीचे की उंगली वैद्युत धारा की दिशा में, बीच की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हमारा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही था। कोई और भी कंफ्यूजन है, मेरा बस एक लेक्चर आएगा, हमारे चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा हम इस लेक्चर को लंबा नहीं खींचेंगे। और बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी इंस्टा आईडी पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि है गुरुकुल 01 के नाम से हम क्या है, इंस्टा पर हैं, जिससे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे आपको हल की जाएगी। ऐसे तो आप कमेंट कर देंगे, तब भी हम आपके साथ तैयार हैं सारे आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। तो बच्चों देखिए, जाते जाते आप क्या कीजिए कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि क्रांति आए ना। हमें हिंदी में क्रांति लानी है। जो लोग सोचते हैं कि हिंदी मीडियम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसे मैं चाहता हूं कि एक ऐसा लेवल क्रिएट कर दिया जाए कि लोग हिंदी मीडियम में पढ़ने आने के लिए परेशान हों। वो हो सकता है, लेकिन किसके बदौलत, सिर्फ आप सभी की बदौलत। आप ही चाहेंगे तो वो चीज़ हो पाएगा। तो चलिए बच्चों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।